वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल में हम मानव विकास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अवधारणा जैसे सतत विकास लक्ष्य, मानव विकास सूचकांक, गरीबी बहुआयामी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको बोलते हैं, लैंगिक और समानता सूचकांक, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये सब जो मुख्य सूचकांक है वो सभी मानव विकास के पार्ट आते हैं। तो हम मानव विकास के अंतर्गत सबसे पहले, क्योंकि मानव विकास के लिए सारी चीज़ें चाहिए, सारी अवधारणाएं चाहिए, तो मानव विकास के अंतर्गत हम सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य सूचकांक आपको बताते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है क्या? तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का परिभाषा पहले समझिए, अभी पढ़ा है। परिभाषा किसने दिया? तो पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 में विश्व आयोग का गठन हुआ था। पर्यावरण तथा विकास विषय पे, पर्यावरण तथा विकास विषय पर विश्व आयोग 1983 में गठन हुआ था विश्व आयोग का। इसी के अंतर्गत बर्डलैंड कमीशन है जो पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग के अंतर्गत है। बर्डलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी किया था। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भावी पीढ़ी के लिए, भावी मतलब होता है भविष्य, आने वाला, भावी पीढ़ी के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना, मतलब वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं मानव विकास के लिए, जो संसाधन है जैसे पर्यावरण, जलवायु, जल, भूमि, वन, जितने चीजें हैं, मुख्य रूप से जैसे जल हो गया, वायुमंडल हो गया, वन हो गया, ये सब जो चीजें हैं, तो भविष्य की समझौता किए बिना, भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास करना। कि वर्तमान पीढ़ी में जो लोग हैं, जो मानव हैं, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसे कैसे पूरा किया जाए, उसकी विकास कैसे किया जाए, उसी पर बल है। उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है कि मानव का विकास की जो चीजें हैं, जो अवधारणा है, जो तथ्य है, जो आयाम है, उसकी पूर्ति कैसे किया जाए। तो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता जो भी है, उसको कोई समझौता नहीं करना है। यानी कहने का मतलब है कि भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखना है और वर्तमान के लिए भी आवश्यकताएं को पूरा करना है। फाइनली भावी पीढ़ी के लिए इसको कह सकते हैं कि हम सुरक्षित रखेंगे, संसाधन को सुरक्षित रखना है भावी पीढ़ी के लिए, और वर्तमान पीढ़ी के लिए पूरा करना है। इसी को हम लोग एक तरह से सतत विकास कहते हैं। सतत विकास का मतलब होता है सीधा एक शब्दों में, भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है। हम जल का उसी तरह से दोहन करें कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। पर्यावरण को उतना ही हम वन को काटें कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। ऐसा नहीं कि हम वन अभी पूरी तरह से काट दें तो फिर प्रदूषण बढ़ जाएगा, लोगों को जीना मुहाल हो जाएगा। तो भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखना है और वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास लक्ष्य है। इसलिए परिभाषा दिया था सतत विकास लक्ष्य का। तो पर्यावरण का विकास पर विश्व आयोग का के अंतर्गत बर्डलैंड कमीशन जो रिपोर्ट जारी किया था उसी के अंतर्गत है। क्लियर है? अब आते प्रारंभ, सतत विकास लक्ष्य का प्रारंभ। अब आते हैं तो वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक हुई थी। 17वीं बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2015 में हुआ था। इसमें 2030 का सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा एक सत्र को लक्ष्य लाया गया था कि दुनिया में जितने भी जो देश हैं, उस देश में जो मानव रह रहे हैं, अन्य जीव प्राणी रह रहे हैं, उसको विकास कैसे करना है, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे किया जाना है, उसके लिए सभी देशों ने 17 को एजेंडा तैयार किया। उसी को बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा।
सतत विकास हेतु एजेंडा 17 है, जो 2030 तक सभी देशों के जितने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो सदस्य देश हैं उस देशों में रहने वाले इंसान और जीव प्राणियों के लिए विकास के लिए, उसको संरक्षण के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए 17 एजेंडा पर बल दिया गया है। वो 17 एजेंडा कौन है? देखिए 17 एजेंडा, पहला एजेंडा है कि पूरी दुनिया में सभी प्रकार के गरीबों को समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना, यानी फाइनली एक शब्द में गरीबी को समाप्त करना। दूसरा, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, पोषण, टिकाऊ कृषि। दूसरा में भूख की समाप्ति, यानी पूरी दुनिया में जो भूखमरी है उसको समाप्त करना है, लोगों के लिए खाने पीने यानी खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था करना है। पोषण, कुपोषण दूर करना है यानी पोषण युक्त भोजन, और टिकाऊ कृषि का विकास करना है, तो टिकाऊ कृषि का। तीसरा है स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उस देशों में सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन की व्यवस्था करना। शिक्षा एवं सीखने का अवसर, दुनिया में जितने देश हैं जो लोग रह रहे हैं उसमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा समावेशी विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है या समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और सीखने का अवसर लोगों में प्रदान किया जाए कि लोग सीखें। लैंगिक समानता एवं महिला का लड़कियों का लैंगिक समानता एवं महिला और लड़कियों का सशक्तिकरण पर बल है। लैंगिक समानता एवं पूरी दुनिया में जो लैंगिक समानता है उसमें समानता, महिला और लड़कियों का सशक्तिकरण पर बल है। स्वच्छता एवं पेयजल प्रबंधन, छठा है स्वच्छता एवं पेयजल प्रबंधन पर बल है। सातवां ऊर्जा, आधुनिक ऊर्जा, टिकाऊ ऊर्जा, सस्ती ऊर्जा पर बल है। आठवां आर्थिक विकास एवं रोजगार पर बल है कि पूरी दुनिया में आर्थिक विकास हो, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। नौवां औद्योगिकरण पर बल है, उद्योग धंधा स्थापित किया जाए विकास के लिए। वो समानता को कम करना है देश के अंदर और पूरी दुनिया में, देश के अंदर जो लोगों के बीच वो समानता है उसको कम करना है। खपत और उत्पादन संतुलित हो, उस पर बल देना है कि जितना खपत हो रहा है तो उतना उत्पादन होनी चाहिए, चाहे कृषि का हो, चाहे उद्योग धंधा का हो, चाहे किसी प्रकार का वस्तु का हो, खपत हो रहा है तो उसका उत्पादन हो। 12वां है जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान करना है पूरी दुनिया में, जलवायु परिवर्तन की समस्या को। महासागरों, समुद्रों एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है। महासागर है, समुद्री है, समुद्र है और समुद्री संसाधन में जैसे जीव जंतु है, अन्य चीजें, उसको संरक्षण पर बल है। पारिस्थितिकी तंत्र, सुरक्षित जंगल, भूमि क्षरण और जैव विविधता का संरक्षण करना है। शहरीकरण और मानव बस्ती का निर्माण करना है, टिकाऊ शहरीकरण और मानव बस्ती का निर्माण करना। आप देखते होंगे भारी मात्रा में स्मार्ट सिटी बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, शहरीकरण का बढ़ावा मिल रहा है। ये सब क्या है? सतत विकास लक्ष्य है। शांतिपूर्ण और एवं समावेशी समिति को बढ़ावा तथा सबके लिए न्याय सुनिश्चित करना। और 17वां है वैश्विक भागीदारी एवं संसाधनों को मजबूत करना। पूरी दुनिया को इसमें 17 एजेंडा जो है सभी देश, दुनिया का सभी देश अपने अपने देश में, अपने अपने देश के अंतर्गत ऐसा नीति बनाए कि सभी लोग इस 17 लक्ष्य को प्राप्त करें। और ये 17 लक्ष्य जब प्राप्त करेगा तो ये सारी समस्याएं, भूखमरी, गरीबी, पर्यावरण, ऊर्जा, जितनी भी समस्याएं सभी समाधान होगा। यही है, आप लोग पढ़ते होंगे करेंट में कि सतत विकास लक्ष्य का 17 एजेंडा भारत प्राप्त करने पर बल दे रहा है। तो क्या है 17 विकास लक्ष्य? यही है 17 विकास लक्ष्य, इसी को प्राप्त करना है, इसी पर बल है। तो चलिए इसको लिखिए सब लोग, उसके बाद आगे बताते हैं। लिखिए चलिए अब हम देखते हैं आगे। उस समय देखे थे सतत विकास लक्ष्य वैश्विक स्तर पर, अब हम देखते हैं दूसरा में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक SDG, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SDG, ठीक है। अब इसमें भारत में जो सतत विकास लक्ष्य जो 17 एजेंडा है संयुक्त राष्ट्र का, उसको प्राप्त करने के लिए भारत में भी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया जाता है। कौन जारी करता है भारत में? सतत नीति आयोग,
सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। उद्देश्य या लक्ष्य क्या है जारी करने का? तो संयुक्त राष्ट्र का 17 जो एजेंडा है, जो हम अभी बताए थे, 17 एजेंडा 2030, उसको प्राप्त करना है। ये है भारत में जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो 17 एजेंडा है 2030, उसको प्राप्त करना है। जारी होता है किस राज्यों का प्रदर्शन का, कि राज्य जो है भारत में जितने राज्य हैं उसका 17 वो जो चीज़ें था, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, भूखमरी, खास सुरक्षा, उसमें किसका सबसे बढ़िया प्रदर्शन है? वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन। ठीक उसी तरह 17 एजेंडा में केंद्र शासित प्रदेश का क्या रहा प्रदर्शन, कौन अच्छा कौन खराब प्रदर्शन किया। पूर्वोत्तर राज्यों का जिला का प्रदर्शन, पूर्वोत्तर राज्यों में जिला, पूर्वोत्तर राज्य के जो जिला है उसका प्रदर्शन का भी रिपोर्ट जारी किया जाता है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के अंतर्गत। और 9 तटीय राज्य है, 9 तटीय राज्यों का प्रदर्शन अलग जारी किया जाता है। 9 तटीय राज्यों का, पूर्वोत्तर राज्यों का जो प्रदर्शन है, पूर्वोत्तर राज्यों का जिला का प्रदर्शन का रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त रूप से यहाँ जारी करता है नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय। पूर्वोत्तर भारत के में जो 8 राज्य हैं उसमें जो जिला है, उस जिला का स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, इस सब क्षेत्रों में 17 जो एजेंडा उस क्षेत्रों में किस जिला का सबसे बढ़िया रिपोर्ट रहा, कि जिला का दूसरा स्थान, तीसरा स्थान सबसे खराब रहा, पूर्वोत्तर राज्यों का, ध्यान रखना पूर्वोत्तर राज्यों का। तो उसमें सिर्फ नीति आयोग नहीं, नीति आयोग जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय है, दोनों संयुक्त रूप से जारी करता है। अब देखिए इधर अगर राज्यों में देखें तो सबसे अच्छा प्रथम स्थान किसका है? सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का, और अंतिम है बिहार का। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन यानी प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है। तटीय राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन प्रथम स्थान तो उड़ीसा का। पूर्वोत्तर के जिला में जो है प्रथम स्थान है पूर्वी सिक्किम जिला, जो सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में, इसका प्रदर्शन अच्छा है। तो ये था सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। आप समझ गए होंगे, करंट पढ़ते होंगे, रट लेते होंगे, लेकिन पता नहीं चलता होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जब ये चीज़ पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 17 एजेंडा क्या है, और हम जो भारत का सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जो पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, जारी होता है या लक्ष्य सूचकांक, तो ये क्यों जारी होता है। जब आप पढ़िएगा तो अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, आप आसानी से छाट लीजिए। लेकिन पहले आप पढ़ते होंगे तो सीधा पढ़ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, टिक टाक कर रहे होंगे। लेकिन अब टिक टाक कीजिएगा तो आप स्वयं टिक टाक कर लीजिएगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या छाटना है, आपको अब समझ में आएगा। क्योंकि आपको सतत विकास लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र का जो 17 एजेंडा था वो मैंने बता दिया, और सतत विकास लक्ष्य भारत का सूचकांक जो है वो क्यों जारी का होता है, उसका उद्देश्य क्या है वो मैंने बता दिया है यहाँ पे। तो आप इसे करंट से जोड़कर वर्तमान में जो जारी हुआ सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023 उसमें क्या स्थिति है, यही स्थिति होगा। अगर इसमें कोई परिवर्तन हुआ होगा तो कृपया सुधार कर लेंगे, लेकिन समानता जो प्रथम स्थिति रहता है वही रहता है, स्कोर में अंतर होता है तो अभी डाटा स्कोर में, लेकिन अगर इसमें भी परिवर्तन हुआ हो तो आप सुधार कर लीजिएगा इस बार। तो चलिए इसको लिखिए। तो आप इसको समझ ही गए होंगे, सतत विकास लक्ष्य भारत का सूचकांक कि ये जारी करता नीति आयोग है। उद्देश्य या लक्ष्य सतत राष्ट्र का 17 एजेंडा 2030 को प्राप्त करना है, यही इसका उद्देश्य लक्ष्य है। जारी करता कौन है? राज्यों का प्रदर्शन में किधर जारी होता है, तो राज्यों का प्रदर्शन, केंद्र शासित प्रदेश का प्रदर्शन, पूर्वोत्तर राज्यों का जिला का प्रदर्शन, 9 तटीय राज्यों का प्रदर्शन, ही 4 क्षेत्रों में जारी होता है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। पूर्वोत्तर राज्य का जिला प्रदर्शन का रिपोर्ट जारी होता है संयुक्त रूप से नीति आयोग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय, दोनों मिलके पूर्वोत्तर राज्यों का जो जिला प्रदर्शन, पूर्वोत्तर राज्यों में जिला का प्रदर्शन, जो 8 राज्य उसमें जिला का प्रदर्शन
जारी होता है। उस 17 जो एजेंडा बताए थे उसमें कौन जिला क्या किया, कौन अच्छा किया, कौन खराब किया, उसका प्रदर्शन जारी होता है। तो संयुक्त रूप से नीति आयोग, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय क्षेत्र का विकास मंत्रालय, राज्यों का प्रदर्शन केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों का तटीय राज्यों यानी 1, 2, 4 इसका प्रदर्शन जारी करता है नीति आयोग। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों का जिला का प्रदर्शन नीति आयोग प्लस उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय दोनों मिलकर जारी करता है। राज्यों में प्रथम स्थान केरल है, अंतिम बिहार है, केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम चंडीगढ़ है, तटीय राज्यों में प्रथम स्थान उड़ीसा का है, पूर्वोत्तर के जिला में प्रथम स्थान पूर्वी सिक्किम है। हो सकता है 2023 के डाटा में कुछ स्कोर में परिवर्तन हो तो इसको आप सुधार कर लेंगे। अगर इसमें कोई चेंजिंग आया होगा, समानता यही रहता है। तो अगर आप अभी पढ़िएगा तो आपको आसान हो जाएगा पढ़ने में, करंट छाटने में भी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 17 जो एजेंडा है वो क्या था, हमने इसके पीछे ठीक बताया है आपको। और अगर आप उसको बार बार रिवीजन करेंगे, मुंह पे इसको रट लें तो आपको मेंस में भी काम करेगा और आपको अब समझ में आएगा। चलिए लिखिए इसको। चलिए अब आप लोग सतत विकास लक्ष्य सूचकांक आपने देख लिया। भारत का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भी आपने देख लिया। अब हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक क्या है। सतत विकास लक्ष्य भी मानव विकास टॉपिक का ये भाग है। मानव विकास सूचकांक ऑलरेडी मानव विकास सूचकांक है ही। मानव विकास सूचकांक में सबसे पहले हम लोग समान परिचय, समान जानकारी जानते हैं इसके बारे में कि मानव विकास के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि को मापा जाता है। सबसे पहले ये जानिए, आर्थिक विकास को मापा नहीं जाता है। आर्थिक विकास को मापा नहीं जाता है। क्या चीज़ को मापा जाता है? आर्थिक समृद्धि को मापा जाता है। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में मूल अंतर यह है कि आर्थिक विकास गुणात्मक को बताता है, आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक विकास को बताता है। और आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक विकास को बताता है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था के गुणात्मक विकास को बताता है। और आर्थिक विकास बहुआयामी होता है। तो मानव विकास सूचकांक में आर्थिक समृद्धि को मापा जाता है किस आधार पे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पे मापा जाता है। मतलब प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ऑप्शन में रहेगा या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दोनों में कोई एक रहेगा, मार देना है। आर्थिक समृद्धि को मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि को किस आधार पर मापा जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद विकास। प्रथम बार मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? 1990 में हुआ था। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। या कार्यक्रम है, संघ नहीं, मार देना। ऐसा नहीं गलती से ऑप्शन में रहेगा संयुक्त राष्ट्र विकास, संयुक्त राष्ट्र संघ भी रहेगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी रहेगा। कैसे गलती से संयुक्त राष्ट्र संघ मानना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंग्लिश में UNDP, ठीक है, विकास करता है। यानी मानव सूचकांक को बनाने वाले कौन थे? तो महबूब उल हक जो बांग्लादेश के रहने वाले थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। महबूब उल हक, शायद नोबेल पुरस्कार देख लीजिएगा। विकासकर्ता महबूब उल हक है जो बांग्लादेश के रहने वाले थे। उन्होंने ही मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया। अब दूसरा है मानव विकास सूचकांक की संकल्पना क्या है? संकल्पना या सिद्धांत, सिद्धांत क्या है? की बात हुआ डॉक्टर, संकल्पना या सिद्धांत तो समझिए दो भागों में है। मानव विकास का संकल्पना या सिद्धांत दो भागों में। एक सीधे मानव की क्षमता को बढ़ाने पर बल देता है, दूसरा मानव विकास की परिस्थितियां का निर्माण करता है। यानी मानव का विकास के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक मानव का सीधे विकास करना और मानव का विकास कैसे होगा उसकी परिस्थितियां, उसके लिए वातावरण का निर्माण करना। यही है मानव विकास का संकल्पना या सिद्धांत। तो सीधे मानव क्षमता को बढ़ावा देना। कैसे? अगर मानव क्षमता कैसे आप बढ़ाएंगे? आप स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लंबे दिनों तक, लंबी आयु तक आप स्वास्थ्य सुविधा उसको उपलब्ध कराएं, उसको शिक्षा दें, ज्ञान यानी शिक्षा हो गया, बेहतर जीवन स्तर, ज्ञान रहेगा ऑप्शन में या शिक्षा, तो घबराना नहीं है। ज्ञान मतलब शिक्षा ही होता है, ऑप्शन में ज्ञान भी रह सकता है, शिक्षा भी रह सकता है।
बेहतर जीवन स्तर। बेहतर जीवन स्तर का मतलब होता है उसका संपत्ति, उसका सेवा। जीवन स्तर का मतलब हो गया इसमें संपत्ति आता है, संपत्ति और सेवा, दो चीजें आती हैं। तो सीधे मानव क्षमता को बढ़ाना मतलब आप किसी मानव को कैसे बढ़ाएंगे, उसकी क्षमता को। हम जैसे मैं मानव हूँ तो मेरी क्षमता कैसे बढ़े, तो हमको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, बढ़िया से ज्ञान हो, शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। बेहतर जीवन स्तर हो, कुछ संपत्ति। संपत्ति मतलब अपार संपत्ति नहीं, मतलब घर हो, उसको खाने पीने का संसाधन हो, रहने का संसाधन हो, ठीक है। जीवन में न्यूनतम आवश्यकताएं संपत्ति के अंतर्गत में, संपत्ति का अभिप्राय न्यूनतम से, बर्तन बासन हो, ये सब चीज़ें हैं। सेवा क्लियर हो गया होगा, बेहतर जीवन स्तर। अब कहता है कि दूसरा मानव विकास की परिस्थितियाँ का निर्माण करना। तो मानव विकास की परिस्थितियाँ कैसे निर्माण होगा, तो अच्छा समाज हो, राजनीतिक जीवन में भागीदारी। मानव के विकास के लिए उसको, मानव को सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में भागीदारी सुनिश्चित करना, तभी वो उसके लिए मानव विकास के लिए परिस्थितियाँ निर्माण। पर्यावरण स्थिरता, पर्यावरण अच्छा, ऐसा नहीं कि खूब प्रदूषण हो, खूब गंदगी हो, पर्यावरण की स्थिरता हो, समान हो, अच्छे वातावरण हो। मानव सुरक्षा एवं मानवाधिकार, मानव को सुरक्षा मिले। मानव का क्या अधिकार है, मानवाधिकार के मतलब अंतर्गत होता है भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मानवाधिकार है। जीवन जीने का अधिकार, ये मानवाधिकार है। बोलने का अधिकार, ये मानवाधिकार है। सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार है, बस सिंपल समझना है। सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार है। तो मानव सुरक्षा, मानव को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मानवाधिकार, ठीक है। समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, लोगों के बीच समानता हो, एक मानव से दूसरे के बीच में, और सामाजिक न्याय हो। ऐसा नहीं कि समाज में एक गरीब है तो उसको सब कुछ मिल रहा है, एक गरीब है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये सामाजिक अन्याय हो गया, न्याय इसको नहीं करते। या एक व्यक्ति है जो सरकार की योजनाएं या कुछ भी पाने के लिए पात्र रखता है, और एक व्यक्ति है जो अपात्र है, वो पात्र होते हुए भी उसको मिल रहा है, जो पात्र है लेने लायक है उसको नहीं मिल रहा है, तो ये सामाजिक न्याय नहीं हुआ। सामाजिक न्याय का मतलब होता है उसकी आवश्यकताएं के अनुसार, उसकी पात्रता के अनुसार उसे सुविधा उपलब्ध कराना, उसे अधिकार दिलाना, उसको भागीदारी सुनिश्चित करना, उसको सरकार की संपत्ति, सरकार की संविदा संपत्ति में, सेवाएं में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना, उस सामाजिक न्याय के सिद्धांत है। तो समानता एवं कोई जाति पात की भावना ना हो, वर्णवाद की भावना ना हो, कोई छुआछूत ना हो, महिला के बीच में विभेद ना हो कि महिला है तुम ये नहीं करोगे, पुरुष ही कर सकता है, पुरुषवादी मानसिकता समाप्त करना होगा, तो ये लैंगिक विभेद समाप्त करना होगा। ये सारी चीज़ें सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के अंतर्गत आता है। तो मानव विकास के सूचकांक में हमने संकल्पना में आपने देख लिया, सीधे मानव को विकास को क्षमता बढ़ाना में ये 3 ऑप्शन है, और मानव विकास की परिस्थितियाँ निर्माण करना तो ये 4 है कि परिस्थितियाँ में कौन कौन बातें, इसको तो रट जाना है। मेंस का टॉपिक भी है, आपने समझ गया होगा, इसको पढ़ के याद है, मेंस का भी टॉपिक और पीटी का भी टॉपिक है। चलिए लिखिए इसको। चलिए अब मानव विकास सूचकांक में हमने 2 आयाम लिया। हमने देख लिया। तीसरा आयाम है मानव विकास सूचकांक की माप या संकेत। मानव विकास सूचकांक की माप या संकेत। मानव विकास सूचकांक तो कैसे मापेंगे आप? तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 बातें आती हैं, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक। पूछेगा मानव विकास सूचकांक का अंग है या अंग नहीं है, तो ये 3 वो है, यही अंग है मानव विकास सूचकांक का। अब मानव विकास सूचकांक का फिर उप सूचकांक है, वो उप सूचकांक का अंग 3 वो है, वो समानता, सामाजिक मानव विकास सूचकांक, लिंग व समानता सूचकांक, बहुजातीय निर्धारण, ये उप सूचकांक है। पूछेगा मानव विकास के उप सूचकांक कौन है,
कौन कौन है? तो ये 3 है, वो समायोजित, वो समानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लिंग और समानता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ये ध्यान रखना है। तो मूल रूप से मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक में क्या मापते हैं हम लोग? तो जन्म के समय जीवन का प्रत्याशा मापते हैं, मतलब मानव का जीवन लंबा और स्वस्थ जीवन। जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जीवन मापा जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये बताया जाता है कि ये इस बच्चे का कितना उम्र है। तो अभी हाल के दिनों में 69 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक में क्या क्या मापते हैं? लंबा एवं स्वस्थ जीवन, मतलब जीवन के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय। तो शिक्षा सूचकांक में क्या नापते हैं? तो ज्ञान की उपलब्धियाँ की शिक्षा के अंतर्गत क्या मापा जाता है? माप का आयाम क्या है? तो ज्ञान की उपलब्धियाँ, मतलब पढ़ाई के वर्षों का औसत क्या है? पढ़ाई के वर्षों का औसत भारत में या पूरी दुनिया में पढ़ाई के संभावित वर्ष क्या है? ये मापा जाता है शिक्षा सूचकांक के अंतर्गत। कैसे मापते हैं शिक्षा सूचकांक का? तो माप का संकेत होता है कि पढ़ाई के वर्षों का औसत, पढ़ाई के संभावित वर्ष। इससे क्या पता चलता है? कि ज्ञान की उपलब्धियाँ। सकल राष्ट्रीय सूचकांक में एक अच्छा जीवन स्तर माप का आयाम है। इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर एक अच्छा जीवन स्तर मापा जाता है। किसके अंतर्गत? सकल राष्ट्रीय। तीसरा विषय। चौथा, मानव विकास सूचकांक का आकलन का ज्यामितीय माध्य क्या है? तो मान 0 से 1 के बीच ही होता है। 0 से 1 के बीच, ध्यान रखना। 0 या 0 के निकट कैसा राष्ट्र को, अगर किसी देश का मान 0 है या 0 करीब 0.001 0 या कुछ भी हो, तो 0 या 0 के निकट माना जाता है कि वह देश का, राष्ट्र का स्थिति खराब है, मतलब राष्ट्र का कम विकास का द्योतक है, राष्ट्र का कम, देश का कम विकास हो रहा है। किसी 1 या 1 से निकट, किसी देश का मान 1 या 1 से निकट हो तो वो क्या बताता है? यह बताता है कि वो राष्ट्र का बेहतर स्थिति है, मतलब वह देश या राष्ट्र उच्च एवं संतुलित विकास का द्योतक है, उच्च विकास कर रहा है, संतुलित विकास कर रहा है। मानव विकास की श्रेणियाँ क्या है? मानांक, अगर 0.800 से 1.00 अंक के बीच में अगर किसी देश का, तो माना जाएगा उच्च मानव वाला देश है, वो उच्च मानव विकास वाला देश है। किसी देश का मान 0.800 से 1.00 अंक है तो मानना है कि वह देश का मानव विकास उच्च है, मानव विकास उच्च है, मानव विकास उच्च है। किसी देश का 0.500 से 0.799 अगर मान है, माना तो समझना है कि वह देश में मध्यम मानव विकास वाला देश है हुआ। जब किसी देश का 0.000 से 0.499 है अंक मान है, तो माना जाएगा कि वह देश निम्न विकास वाला देश है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ना? तो बढ़िया से ये समझ लेना ताकि करंट पढ़ने में आपको आसानी हो। तो क्या चीज़ है मानव विकास सूचकांक का उप सूचकांक? तो मानव विकास सूचकांक 1999 में जारी हुआ था। तो 1999 से 2009 तक मानव विकास के उप सूचकांक जारी नहीं किया गया था मानव विकास के साथ साथ। लेकिन 2010 से मानव विकास सूचकांक के साथ साथ UNDP ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2010 में मानव विकास सूचकांक के साथ साथ 3 उप सूचकांक जारी करना प्रारंभ किया और अभी भी जारी होता है। वह 3 उप सूचकांक कौन कौन है? पहला है वह समानता समाजिक मानव विकास सूचकांक। इसके अंतर्गत क्या क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की प्रगति एवं वितरण। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय की प्रगति एवं वितरण लेना है। दूसरा उप सूचकांक में कौन है? लिंग और समानता सूचकांक। तीसरा क्या है? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है। तो ये था आपका मानव विकास सूचकांक, कई विभिन्न आयाम। अगर आप इतना याद रखते हैं। अब करंट में क्या पढ़ना है? करंट में पढ़ना है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? भारत का कितना स्थान है 2023 में और 22 में? 22 और 23 दोनों लिख लेना है बगल में करंट में। और अंक
कितना है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत भारत का स्थान कितना है और ये अंक यानी भारत किस श्रेणी में है, मध्यम में है, उच्च में है कि निम्न श्रेणी में है, ये देख लेना है। तो आपका ऑल ओवर मानव विकास सूचकांक हो जाएगा करंट से जोड़ के। और सूचकांक ज़्यादा नहीं पूछता है, बस यही सब पूछता है, सतत विकास हो गया, मानव विकास हो गया, लिंग असमानता, बहुआमी, गरीबी, खाद, भुखमरी, बस इतना ही पूछता है। और आप लोग ढेर पढ़ते रहते हैं, सोगो को पढ़ते रहते हैं मज़े से, पूछता कुछ और पढ़ते रहते हैं पूरा। तो चलिए लिखिए, हम लोगों ने मानव विकास सूचकांक देख लिया। अब आते हैं अगला, लिंग और समानता सूचकांक। लिंग और समानता सूचकांक क्या है? लिंग और समानता सूचकांक लिंग और समानता सूचकांक में जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच WEF, विश्व आर्थिक मंच WEF जो है लिंग और समानता सूचकांक जारी करता है। कब प्रथम बार कब जारी हुआ था? 2006 में, वैश्विक स्तर पर, सब वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर। माप का तथ्य क्या है? कैसे हम लिंग और समानता सूचकांक जारी करते हैं कि यह देश में लिंग और समानता ये है, इस देश में ये है। तो तथ्य है माप का तथ्य, शिक्षा की प्राप्ति, महिला कितना प्राप्त किया, पुरुष कितना प्राप्त किया, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, किसी भी चीज़ में आर्थिक भागीदारी में महिला का कितना भागीदारी है, पुरुष का भागीदारी कितना है, किसी चीज़ों में महिला को कितना काम का अवसर मिला, पुरुष को कितना काम का अवसर मिला, उसे बोलते हैं आर्थिक भागीदारी एवं अवसर। राजनीतिक सशक्तिकरण, कितने महिलाएं, चाहे पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, किसी प्रकार का चुनाव हो या किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन में उसकी कितनी महिला की भागीदारी है, कितनी पुरुष की भागीदारी है, उसको बोलते हैं राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है। स्वास्थ्य एवं आजीविका, स्वास्थ्य कितना अच्छा महिला का है पुरुषों की तुलना में, आजीविका का साधन कितना अच्छा है पुरुषों की तुलना में महिला। यहाँ हमेशा शिक्षा की प्राप्ति, आर्थिक विकास, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं आजीविका पुरुषों की तुलना में महिला की भागीदारी को बताता है। तभी लिंग और समानता सूचकांक में हम अधिक और अंतर, अगर अधिक अंतर होगा तो अधिक लिंग और समानता होगा, कम अंतर होगा तो कम होगा। 2023 में देखते हैं तो विश्व आर्थिक मंच जो है लिंग और समानता सूचकांक पूरे विश्व में 146 देश का जारी करता है। 146 देश में प्रथम स्थान आइसलैंड का है लिंग और समानता सूचकांक में। सबसे खराब यानी सबसे निम्न, सबसे नीचे स्थान है अफगानिस्तान का। भारत का स्थान 127वां वैश्विक स्तर पर लिंग और समानता। बहुआमी निर्धनता सूचकांक, ये भी वैश्विक स्तर पर ही जारी होता है, वैश्विक स्तर पर। ठीक है, ये भी वैश्विक जारी करता कौन है इसका? तो इसका दो संगठन विश्व स्तर पे बहुआमी निर्धनता सूचकांक दो संगठन मिलकर जारी करता है। एक UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दूसरा OPHI मतलब ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल। OPHI का अर्थ होता है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल। यही दोनों मिलकर विश्व स्तर पर बहुआमी निर्धनता सूचकांक जारी करता है। माप का तथ्य क्या है? कैसे आप पूरे विश्व में इन दोनों संगठन बहुआमी निर्धनता सूचकांक किस आधार पर जारी करता है? तो माप का तथ्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। जीवन स्तर को ही हम लोग बोलते हैं संपत्ति और सेवाओं से वंचन। जीवन स्तर का अर्थ होता है, अगर जीवन स्तर ऑप्शन में नहीं है, संपत्ति और सेवाओं वंचन, तो ये मार देना, समझ जाना है कि जीवन स्तर का ये अर्थ है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक, ये भारत द्वारा जारी होता है। पिछले बार DPSC पूछा भी था कि राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, बहुत लोग गलती किया था। प्रथम बार जारी हुआ है 2021 में। यह जारी राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक भारत में जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। जारी करने का आधार या तथ्य क्या है? तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है, ये तीन आधार पे। और जारी करने का 12 संकेत है, 12 फार्मूला, 12 संकेत। तो संकेत 12 को कौन कौन है याद रखना है। पोषण है, बाल और किशोर मृत्यु दर, तीसरा है मातृत्व, चौथा स्कूल शिक्षा का वर्ष, पाँचवा है स्कूल में उपस्थिति, छठा है खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता,
पेयजल, विद्युत, आवास, संपत्ति, बैंक खाता। आप देखते होंगे बैंक खाता में धन क्यों खोला गया था? ये था कि भारत में मानव ये राष्ट्रीय जो बहुआमी गरीबी सूचकांक उसको हम अच्छा करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। खाता धन योजना ये है, राष्ट्रीय नामांकन पे बल दिया जा रहा है, अधिक से अधिक नामांकन हो। ये भी क्या है? राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक को सुधार करना भारत का। ईंधन, सबको गैस सिलेंडर मिला था, चूल्हा मिला था, इसका मतलब आप समझ जाएंगे। स्वच्छता, शौचालय पर बल है। अभी ये ई कचरा प्रबंधन, गीला एवं सूखा कचरा जिसको बोलते हैं, प्रबंधन अभी किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वारा। तो यही है स्वच्छता। समझिए पेयजल, हर घर नल का जल, विद्युत, सभी गाँवों में सभी घरों में विद्युत, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना द्वारा आवास दिया जाता है, ये है, आप समझ जाइए। पोषण, सबको खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत फ्री अनाज देना या उसको सस्ते दर पर आना, ये सब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये सब मिलता है। तो क्लियर हो गया। 2023 का रिपोर्ट हम देखते हैं। 2023 में नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक, उसमें विवरणी वर्षवार देखते हैं। मध्य वित्तीय वर्ष 15-16 और 19-21 अंतर करते हैं। तो गरीबी 15-16 में भारत में 24.85% था ये राष्ट्रीय गरीबी। जो 19-20 में क्या हो गया? 14.6 हो गया। अंतर तो गिरावट है। कितना गिरावट है? 9.89। ग्रामीण गरीबी 15-16 में 32.59 था, 19-21 में 19.28 हो गया। अंतर कितना? 13.31% गिरावटें है। शहरी गरीबी वो 8.65%, 19-21 में 5.27%, 3.38%, यानी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसके आधार पर सब पर बल दिया जाए तो गिरावट। राज्य में देखते हैं तो सबसे अधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो यूपी में है, और गिरावट भी यूपी में। लेकिन पूछेगा सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? तो बिहार में, उससे कम मध्य प्रदेश, उससे कम यूपी। पूछेगा सबसे अधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या का गिरावट किस राज्य में देखने को मिला है? यूपी में। यूपी में गरीब व्यक्तियों की संख्या में गिरावट देखने को मिला है राज्य में, सभी राज्यों में मिलाकर। लेकिन सबसे अधिक गरीबी बिहार में अभी भी है, उसके कम यूपी, उससे कम यूपी। बिहार में हम देखें राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक में, तो गरीबी की स्थिति बिहार में देखें तो 19-21 में 51.89% गरीबी था बिहार में, जो 22-23 में आके 33.76। बिहार में भी गरीबी गिरा। कितना गिरावट हुआ बिहार में गरीबी का? 18.13%। 18.13% बिहार में गरीबी का गिरावट हुआ। 22-23 में पूछेगा 2023 में गरीबी 33.76। 22-23 का मतलब 23 पूछा जा रहा है, 33.76। 2023 में कितना है बिहार में गरीबी? 33.76। 19-21 की तुलना में कितना गिरावट? 18.13%। तो ये आपको डाटा, ये सब मत आपको एक चीज़ याद रखना होगा। अगर याद रखेंगे तो बन जाएगा, नहीं याद रखिएगा तो गलत होगा, तो आप जानिए। लेकिन मेरा सुझाव है कि इसको आप समझ गए होंगे तो आप इसको डाटा को जरूर रख लें। चलिए लिखिए। अब हम लोग देखते हैं राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। आप लोग सभी पढ़ते होंगे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। ये क्या है? जारीकर्ता नीति आयोग है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग जारीकर्ता भारत में। ठीक है। मापन का तब क्या कैसे अब किसी राज्य का स्वास्थ्य के अंतर्गत स्थिति क्या है, बिहार, यूपी, चाहे किसी राज्य का, उस क्या आधार है, क्या तथ्य है? आधार या तथ्य, तथ्य या आधार, समझिए एक ही बात। आधार या तथ्य एक ही होता है। ठीक है। तो जन्म दर, श्राद्ध में बच्चे का जन्म दर क्या है? मृत्यु दर, बच्चा जन्म लिया तो मृत्यु दर क्या है? तो मृत्यु दर में 2 प्रकार का देखा जाता है। जन्म, बच्चे का जन्म, और मृत्यु दर में 2 प्रकार का देखा जाता है। जन्म जो दर मतलब बच्चे का जन्म है। मृत्यु दर में शिशु मृत्यु दर, किसको कहते हैं? अंडर 5 वर्ष, 5 वर्ष के अंतर्गत अगर बच्चा मृत्यु हो गया तो स्थिति का आकलन किया जाता है। दूसरा नवजात मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर 2 प्रकार का कहलाता है। एक बच्चा जब जन्म लिया तो उस समय मृत्यु हो गया 1-2 दिन में, या 6 महीना के अंदर मृत्यु, 6 महीना के अंदर 5 वर्ष मतलब शिशु मृत्यु दर, अंदर 6 माह मतलब नवजात मृत्यु दर,
नवजात मृत्यु दर, बच्चा जन्म लिया 1 दिन में, 2 दिन में, आप 1 महीना 2 महीना में भी देखते हैं कि मृत्यु हो जाता है, तो अंदर 6 माह के अंतर्गत आ जाता है, इसको नवजात मृत्यु दर करते हैं। शिशु मृत्यु दर अंडर 5 वर्ष, याद रखना। जन्म के समय लिंगानुपात क्या है, जो बच्चे पूरे बिहार में या यूपी में जन्म लिया जितना बच्चा 1 साल में, तो कितना बच्चा जो है मेल है, कितना बच्चा फीमेल, वो देखा जाता है। पोषण स्तर, बच्चा का पोषण स्तर क्या है, कुपोषण का है, वजन क्या है, मापा जाता है। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में देखिएगा, प्राइवेट में भी बच्चे जब जन्म लिया तो उसको मापता है कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है। फिर उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र पे भी आप देखते होंगे कि मापने का वस्तु है, मापन यंत्र, उसमें मापा जाता है, खिलाया जाता है कि प्रत्येक दिन या सप्ताह में कितना बच्चा का वजन बढ़ा, कुपोषण तो नहीं है, पोषण स्तर। और जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा क्या है तो हमने पहले आपको बता ही दिया, जीवन प्रत्याशा क्या है। अब आइए याद रखना, रख लेना। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का जारीकर्ता कौन है, FSSAI, ये आपका काम है कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है, हिंदी में और अंग्रेजी में, ये आपका काम, कुछ काम आप कीजिए। खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है, तो भारत में तो FSSAI भारत द्वारा ही जारी होता है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, FSSAI। विश्व स्तर पे खाद्य सुरक्षा का सूचकांक कौन जारी करेगा, तो आपको पता ही है। जारी का मानदंड या तक 5 मानदंड है। भारत में जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी होता है भारत में, उसके 5 मानदंड है, 5 तथ्य है, 5 आधार है, 5 आधार है। वो क्या है 5 आधार? पहला, मानव संसाधन एवं संस्थागत डेटा, मानव संसाधन एवं संस्थागत डेटा मतलब मानव जो है कितने कुशल है, कितने कुशल है, कितने श्रमिक है, कितने कामगार है, तो सभी मानव संसाधन का पाठ है। ठीक है, अनुपालन, दूसरा अनुपालन, तीसरा खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी, चौथा प्रशिक्षण और 5वां क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण। ये 5 आधार है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करने का, जो भारत के द्वारा जारी होता है। और भारत का कौन सी संस्था, FSSAI जारी करता है। तो ये था आपका मानव विकास के विभिन्न पहलू, वैश्विक स्तर पे, भारत स्तर पे हमने आपको बता दिया। ये मेन है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको एक अलग से वैश्विक स्तर पे भूखमरी सूचकांक आप पढ़ लेंगे अलग से, बस इतना ही सूचकांक पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। जो हमने बताया वैश्विक स्तर पे, भारत स्तर पे दोनों पढ़ना, एक अलग से भूखमरी सूचकांक आप लोग पढ़ लेंगे। भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है वैश्विक स्तर पे, उसका वैश्विक स्तर पे पढ़ना। भूखमरी सूचकांक जारी करने का आधार क्या है, भारत का स्थान क्रम है, कितने देश का जारी होता है, प्रथम स्थान क्रम है। तो जितने भी सूचकांक आपने पढ़ा भारत के स्तर पे और विश्व के स्तर पे, आप 2022 में उसकी स्थिति क्या है, कितना स्थान है। 2000 राष्ट्रीय स्तर पे राज्य का देखना है कि 2022 और 23 में क्या स्थान है, 22 और 23। और वैश्विक स्तर पे भारत का स्थान 2022 में क्या था और 23 में क्या था, प्रथम और भारत का स्थान और अंतिम, ये तीन को याद रखना है। तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है, दावे के साथ मैं बता रहा हूँ। आपके लिए से कोई क्वेश्चन बैंक का आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछता है। तो ज़्यादा इधर उधर पढ़ने से बेहतर है कि जितना हमने पढ़ाया है उतना पढ़ें और आपको निश्चित प्रश्न बनेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएँ। 1.5 महीना बचा है, अगर मिशन मोड में लग जाए आपकी सफलता निश्चित होगी। मेरी शुभकामनाएँ ईश्वर से करते हैं कि आप सफल हों, आपका परिश्रम साकार हो। थैंक यू। अगले क्लास में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल में। अगले टॉपिक में हम रोजगार, श्रमिक और रोजगार के बारे में हम आपको करेंट डाटा के साथ हम बताएंगे। थैंक यू सो मच। अगले क्लास का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो का।